बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन जो है हम लास्ट जहाँ से हमने ब्रेक किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। थोड़ा सा हिस्सा हम इस सेशन में रिपीट भी करना चाहेंगे। क्लास ईयर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने ग्रुप में एक मैसेज दे दें बच्चों को कि स्टूडेंट्स जो क्लासमेट्स हैं, ताकि अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक में जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन से रिलेटेड है, सी प्लस प्लस में ये या लैंग्वेज में ये बड़ी अच्छी एक खूबी है कि हम फंक्शंस जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, और फंक्शन डिफ़ाइन करने के बाद हम एक दफ़ा अगर टेस्ट कर लें उनको और वैलिडेट कर लें कि वो सही काम कर रहे हैं, तो हम उन फंक्शंस को रीयूज़ कर सकते हैं, यानी किसी और प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी चेंज के साथ या बगैर किसी चेंज के साथ। और जब हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जैसे हमारा एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट है या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है या इंडस्ट्री के किसी प्रोजेक्ट के साथ हम काम कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी हम जो है वो प्रोग्रामिंग का जो कंपोनेंट है उसमें फंक्शंस की मदद से काम करते हैं। ये एक कन्वीनियंट वे है। इसमें अगर हम देखें तो देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज जो कि हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, this category does not have a return type. The function do have its name, but it does not accept any, यानी हम इसमें कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास नहीं करते। So this is one type which is very simple. देखेंगे इसकी एक एग्जांपल भी और इसका यूज भी देखेंगे। Then there is another type which does not return a value, but it does accept some parameters, that means some input. इसके बाद the third one is return some integer value or some other data type, but it does not take an input. And similarly the fourth type is which does accept the input as well as it returns some value. अब हम इनकी एग्जांपल्स को देखना चाहेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, द फंक्शन विद नो पैरामीटर्स। वाइड का मतलब है नॉट डिफाइंड, कि ऐसी चीज जो कि डिफाइंड नहीं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो आप देखिए सबसे पहले प्रोग्राम शुरू हुआ, ये हमारा टेम्पलेट ही है प्रोग्राम का और उसका हिस्सा है। उसके बाद एक छोटा सा फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है जो कि वाइड है, और इस फंक्शन का नाम हमने HU रखा है। ऐसा नाम रखना पड़ेगा जो कि कीवर्ड ना हो और ना ही जो डिफाइंड आइडेंटिफायर हैं उनके साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट में। अगर आप देखें तो ये सिंपली 3 लाइनें डिस्प्ले हो रही हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर जो है वो एस्टेरिक्स या स्टार्स डिस्प्ले हो रहे हैं। और रिटर्न में भी देखिए कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, लेकिन रिटर्न का कीवर्ड यूज हो रहा है। अब जो मेन फंक्शन है उसमें आप देखिए सिर्फ इस फंक्शन को एक दफा कॉल किया गया, उसके बाद रिटर्न 0 कर दिया गया है। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, और फंक्शन को जब कॉल करेगा तो सिंपली इसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये इसकी आउटपुट भी नीचे दी गई है। तो ये कैसे होगा? तो ये बहुत आसान है, आप चाहे तो उस पर टाइप करके देख सकते हैं। ऑनलाइन जो डिबगर है उस पर जो है वो टाइप करके देख सकते हैं। तो ये तो वो एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें एक ऐसे फंक्शन को डिफाइन किया गया है
जिसने कोई रिटर्न नहीं करना कुछ, यानी रिटर्न के आगे कोई वैल्यू नहीं है, ये जस्ट प्रिंट कर रहा है। तो आमतौर पे ऐसे तमाम फंक्शंस जिनका काम कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है रिपीटेडली, उनके लिए हम इस तरह के फंक्शन जिसमें नो पैरामीटर्स, आमतौर पे तो यहाँ तो टेक्स्ट है, लेकिन बाज़ प्रोग्राम होते हैं जो वॉइस बेस होते हैं, जैसे कोई वॉइस प्ले करनी है या कोई शॉर्ट क्लिप वीडियो का डिस्प्ले करवाना है, तो एक ख़ास टाइमिंग में या ये जब भी फंक्शन कॉल किया जाए तो ये उस पर्पज में इस्तेमाल होता है। Second is the function does not return a value, but it takes some input from the user. तो यहाँ पे हमने उसी हम जो HU हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसमें एक पैरामीटर को पास किया है, और ये पैरामीटर जो है इसकी टाइप हमने दी है इंटीजर। तो अब ये जब फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर हम एक वैल्यू रखेंगे। स्टैंडर्ड तरीका ये है कि हमने एक इंटीजर डिफाइन कर लिया और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो HU में पास ऑन कर दी कि HU और A। अब इसका मतलब है ये 3 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसको इस तरीके से डिक्लेयर क्यों किया गया है, ताकि हम जब भी हमने A की वैल्यू चेंज करनी है तो इस एक लाइन में चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एक ही लाइन में डिस्प्ले। अच्छा, ये फंक्शन अब करता क्या है, आप देखिए ये एक छोटा सा फॉर लूप है जो 0 से स्टार्ट होगा, और जो हम वैल्यू देंगे जैसे 3 देंगे तो 0 और उससे कम यानी 0 1 2 तक जाएगा, और उसमें एक इंक्रीमेंट होगा और ये डिस्प्ले करेगा हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो ये 3 दफ़ा हमदर्द यूनिवर्सिटी डिस्प्ले कर देगा इस प्रोग्राम की सूरत में। पहली दफ़ा जब ये डिस्प्ले करने जाएगा तो 0 लिखेगा, 0 0 हमदर्द यूनिवर्सिटी, फिर 1 हमदर्द यूनिवर्सिटी, फिर 2 हमदर्द यूनिवर्सिटी, और इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से हमने ये जाना कि कैसे इंटीजर यानी पैरामीटर जो है एक फंक्शन में पास करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। ये एक नहायत ही सिंपल एग्जांपल है जिसमें 2 से 3 कंसेप्ट जो है जो हम पहले सीख चुके हैं। रिपीटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हमने फॉर, और इसी तरीके से कंडीशनल स्ट्रक्चर जिसमें हम इफ कंडीशन तो इफ और व्हाइल कंडीशन भी लगा सकते हैं। इसके बाद द फंक्शन विच रिटर्न वैल्यू बट इट टेक्स नो पैरामीटर, ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा बट इट विल रिटर्न सम वैल्यू। तो जैसे ही हम देखें इसमें इसको डिफाइन किया गया है इंटीजर गेट यूजर इनपुट या यूजर वैल्यू, उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है गेट यूजर वैल्यू, और देखें कि आगे जो ब्रैकेट्स हैं ये शो कर रही हैं कि कोई इनपुट पैरामीटर नहीं होगा, सिर्फ एक रिटर्न वैल्यू होगी, और रिटर्न वैल्यू क्या है, यूजर जो वैल्यू डालेगा वो रिटर्न हो जाएगी। तो जब हम अभी हम डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी डेफिनेशन पे चलते हैं। जब मेन फंक्शन में आप देखिए कि हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इंटीजर नंबर इज इक्वल टू गेट यूजर वैल्यू फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल कर लिया हमने और ये नंबर के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आप देखिए इंटीजर यूजर वैल्यू, पहले हमने एक यूजर इनपुट के लिए वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद हमने एक छोटा सा लूप चलाया है डू, आउटपुट डिस्प्ले करेगा एंटर एन इंटीजर वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 0, और जब तक ये वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये इसी में यूजर से इनपुट पूछता रहेगा। जैसे ही वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये वो वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा जो इस नंबर में सेव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं छोटे छोटे फंक्शन बना के, और उसके बाद उसने लिखा है कि राइट मोस्ट डिजिट ऑफ यूजर इनपुट इज नंबर और रिमाइंडर 10। ये रिमाइंडर 10 की हम एक एग्जांपल पहले भी कर चुके हैं।
नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर को यहाँ लिख देगा। तो जो उसका राइट मोस्ट डिजिट है नंबर का, यानी अगर 1947 है तो 7 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब ये प्रोग्राम चलता है, एंटर ए इंटीजर वैल्यू, और यूजर ने -100 लिखा तो उसने दोबारा से पूछा, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये इसी लूप में, डू वाइल लूप में चलता रहेगा। जब यूजर ने 1947 लिखा तो अब उसने 7 को डिस्प्ले किया, क्योंकि उसने इस नंबर को 10 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लास्ट जो एग्जांपल हमारी होगी उसमें आप देखिए वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन विद पैरामीटर्स। ये एक छोटी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स में से आती है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ जो है वो इनपुट फंक्शन जो है वो इनपुट को ले भी रहा है, बल्कि साथ साथ रिटर्न भी कर रहा है वैल्यू। ये सिंपली हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं एक सर्कल का एरिया। तो आप देखिए कि जैसे ही हमने डबल लिखा रेडियस एंड एरिया, यूजर से कहा कि रेडियस जो है वो सर्कल का एंटर करें, चूंकि हमने रियल नंबर डिक्लेयर किया है तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और जब रेडियस में उसकी वैल्यू आ जाएगी तो रेडियस को एज ए पैरामीटर पास ऑन कर देंगे कैलकुलेट एरिया फंक्शन में। और कैलकुलेट एरिया फंक्शन क्या कर रहा है, आप देखिए कि ये रिटर्न कर रहा है 2 पाई आर। 2 पाई आर हम जानते हैं कि ये तो सर्कल जो है उसका पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। 2 पाई आर तो उसका वो क्या कहते हैं पैरामीटर होता है। तो एनी हो, जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करके वो वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है। अब वो जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो इसमें इस ये नंबर में, इसमें ये जो एरिया हमने डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल इसमें सेव हो जाएगी। उसके बाद जो है वो एक प्रिसीजन को सेट किया गया है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स किया गया उसे, और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल डिक्लेयर कर दिया गया। ये 2 पाई आर तो उसका पैरामीटर होता है, इसने पैरामीटर कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर हम पाई आर स्क्वायर की मदद से, यानी रेडियस का स्क्वायर की मदद से फार्मूला लगाएं तो फिर हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें करेक्शन की जरूरत है। बहरहाल एनी हो, यहाँ पे जो चीज हम सीख रहे हैं वो ये है वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन विद पैरामीटर्स। सो ए फंक्शन विच रिटर्न द वैल्यू एंड इट टेक ए पैरामीटर आर द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, यानी जो हमने प्रोग्राम के थ्रू जो भी इनपुट दी है इसके अंदर। अब हम इसको सम अप करेंगे। लास्ट टाइम चूंकि थोड़ा टाइम कम था तो हमने इसको सम अप नहीं किया। देखिए फंक्शन जब हम डिक्लेरेशन करने जाएंगे तो देयर आर 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स। वन इज द डिक्लेरेशन। अच्छा, डिक्लेरेशन जो है वो इन एग्जांपल्स में नहीं बताई गई थी। अब डिक्लेरेशन जो है उससे सी लैंग्वेज को पता चल जाता है कि देयर इज ए फंक्शन विद दिस कैपेबिलिटी। देन द फंक्शन इज कॉल्ड विद आर्गुमेंट्स, जो भी उसमें हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं, एंड देन फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है वो एक छोटा सा क्या कहते हैं फ्लो होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से जो है वो कर लेते हैं। देखें, ये जो प्राइमरली हमारे पास एग्जांपल है, ये मेन फंक्शन का 3 डिफरेंट कॉल फंक्शंस के साथ रिलेशन। इसमें मेन फंक्शन है, इसमें उसने इंटीजर ईयर और इनपुट। अब आप देखिए कि इस फंक्शन जो है इसके अंदर आप देखिए कि कोई पैरामीटर नहीं दिया उसने, और यूजर से सिर्फ ये पूछा है कि वो किसी एक साल को एंटर कर दे, और यूजर यहाँ जाहिर है कोई एक साल, यानी जैसे 1947 है, वो एंटर कर देगा तो ये इनपुट इंटीजर ईयर में सेव हो जाएगा। फिर उसको प्रोसेस करने जाएगा ईयर को, और प्रोसेस करने के बाद वो उसका रिजल्ट जो है वो सेव कर देगा। अच्छा, चूंकि इसमें बुलियन है, और बुलियन हम पता है बाइनरी होता है। बाइनरी इसका मतलब है इसकी वैल्यू या 0 होगी या 1।
तो ये इस तरीके से, ये एक एग्जांपल है जिसमें जो है वो एक प्रोसेस, एक ऐसा फंक्शन है जिसने एक इनपुट पैरामीटर लिया, एंड देन देयर इज एन आउटपुट, और आउटपुट में आप देखिए एक फंक्शन है जिसने इनपुट ईयर और रिजल्ट जो आया है उसको प्राइमरीली पास ऑन किया। तो इस मदद से एक वॉइड फंक्शन जो मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें देखें कि यूजर इनपुट, सम प्रोसेसिंग एंड एन आउटपुट, वही जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है सी लैंग्वेज का फंक्शन की मदद से, बिल्कुल वही काम है जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में भी सीखा था। ये एक छोटी सी एग्जांपल जो लास्ट में दी थी, ये एक छोटी एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल जो है ये सम अप कर रही है तमाम जो हमने प्राइमरीली अब तक सीखा है। सबसे पहले देखिए कि ये जो प्रोग्राम है इसके रिमार्क्स है, यानी जो सबसे पहले जो हेडर है, दिस प्रोग्राम शोज हाउ टू यूज 3 फंक्शंस, इनपुट एंड इंटीजर रिप्रेजेंटिंग ए ईयर, चेक इफ इट इज ए लीप ईयर एंड प्रिंट द रिजल्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसमें सबसे पहले जो है वो इंक्लूड और नेम स्पेस है स्टैंडर्ड, इंटीजर इनपुट। अब ये फंक्शन डिक्लेयर हो रहे हैं इंटीजर इनपुट, और ये रिटर्न तो करेगा इंटीजर वैल्यू, लेकिन इसमें कोई पैरामीटर नहीं लेगा, और आखिर में सेमीकोलन, ये डिक्लेरेशन में सेमीकोलन होता है। बूलियन प्रोसेस इंटीजर ईयर, अब जो भी ईयर होगा उसमें ये चेक करना है कि क्या ये साल जो है ये लीप ईयर है या नहीं है। और उसके बाद वॉइड आउटपुट, इसका मतलब है ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, आउटपुट इसमें इंटीजर ईयर बूलियन रिजल्ट हम दे देंगे और उसमें वो बताएगा कि ये साल एक लीप ईयर है या नहीं, प्रिंट करेगा। तो आप देखिए कि मेन फंक्शन बहुत सिंपल सा है, जिसमें जो है वो तीनों फंक्शन मौजूद है, इनपुट का फंक्शन है, प्रोसेस का फंक्शन है और आउटपुट का फंक्शन है, और रिटर्न 0। और अगर हम फंक्शंस में थोड़े बेहतर हो जाएं तो आप देखिएगा कि हमारे तमाम प्रोग्राम इसी स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ईयर इनपुट, अब इन फंक्शंस को डिक्लेयर किया गया है। अब फंक्शंस को डिक्लेयर कहाँ किया जाता है, इसके 2 तरीके। पहला तरीका ये है कि जो कन्वेंशनल मेथड है मशीन लैंग्वेज का, वो ये है कि मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किए जाते हैं ये फंक्शंस, तो इनकी डेफिनेशंस मेन फंक्शन से पहले आती है। लेकिन चूंकि सी जो है ये एक पावरफुल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है, तो बाज़ जगहों पे प्रोग्रामर्स ने ये भी प्रैक्टिस की है कि मेन फंक्शन के बाद इन फंक्शंस को डिफाइन किया। जैसे आप किताब में देखेंगे तो ये एग्जांपल किताब से ली गई है, और इसमें मेन फंक्शन के बाद इन फंक्शंस को डिफाइन किया गया। सबसे पहले इनपुट फंक्शन को डिफाइन किया गया है, क्योंकि 3 फंक्शन है, तीनों को डिफाइन करना है। पहले इनपुट फंक्शन, फिर प्रोसेस है, और उसके बाद आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन बहुत आसान है, आप देखिए कि जो है एंटर ए ईयर आफ्टर 1582 से कोई बड़ी वैल्यू जो है वो आप डाल दें तो वो इनपुट हो जाएगी और रिटर्न हो जाएगी। और अगर कोई 1582 या उससे पहले की कोई वैल्यू इनपुट करेगा तो वो वहीं घूमता रहेगा। जैसे 1500 यहाँ वैल्यू रखी तो उसने वो वैल्यू इनपुट नहीं ली और नेक्स्ट वैल्यू को इनपुट लिया। इसके बाद हम थोड़ा ये प्रोसेस पे आते हैं। प्रोसेस में आमतौर पे फार्मूलाज ही होते हैं। देखिए इसमें 2 क्राइटेरिया उसने रखे हैं। पहला क्राइटेरिया देखें कि ईयर जो है उसको अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 0 आना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें उसने कहा है कि जो ईयर जो है उसको अगर 100 से डिवाइड कर दे तो 0 नहीं आना चाहिए। और अगर जो है या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ईयर को 400 से डिवाइड कर दे तो 0 आ जाए। ठीक है, ये कंडीशन हमने यहाँ स्पेसिफाई की हुई है। और रिटर्न करना क्या है, रिटर्न दोनों क्राइटेरिया को एंड किया कि दोनों क्राइटेरिया का फुलफिल होना जरूरी है। अगर फुलफिल होना जरूरी होगा तो उस सूरत में आंसर 1 चला जाएगा, और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है या दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो उस सूरत में 0 रिटर्न हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। द ईयर मस्ट बी इवनली डिविजिबल बाई 4, पहली कंडीशन। अगर तो 4 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी है लीप ईयर होने की।
If year is also evenly divisible by 100, it is not leap year. अगर 100 से डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर नहीं है. और the year is also evenly divisible by 400, then it is a leap year. तो 400 से अगर डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर काउंट होगा, लेकिन 100 से डिवाइड होने के बाद लीप ईयर काउंट नहीं होगा. ये लीप ईयर्स की कंडीशन है. Okay, according to these rules, the year 2000 and 200 and 400 are the leap years, whereas the 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 and 2500 are not leap years. तो ये कंडीशन हो गई. अब इसके बाद जब आउटपुट फंक्शन आएगा तो वो ये दो वैल्यूज लेगा, और अगर इफ रिजल्ट यानी रिजल्ट की वैल्यू अगर 1 है तो 1 होने की सूरत में लीप ईयर, और 1 ना होने की सूरत में इज नॉट ए लीप ईयर. तो दोनों कंडीशंस को यहाँ दिया गया है कि 1900 लिखा तो इज नॉट ए लीप ईयर, और 1600 लिखा तो इट इज ए लीप ईयर. तो समराइज कर लेते हैं. समरी में देखते हैं इसमें कि एक फंक्शन जो मेन फंक्शन है उसको फंक्शंस की मदद से जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसमें प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, और प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है वो हम एक छोटा सा प्रोसेस या एल्गोरिथम बनाते हैं और फिर उसको कोड करते हैं. तो ये कोडिंग के अंदर जो है वो कैसे उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि जो है वो क्या इनपुट होगी, क्या आउटपुट होगी, और प्रोसेस क्या होगा. तो ये एक अच्छा माशाल्लाह ये चैप्टर 8 है. इसमें ये एग्जांपल बहुत अच्छी है सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और भी कई इससे मिलते जुलते प्रोग्राम. ओके, यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ ताकि आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप प्लीज इसमें मुझसे पूछ लें. जी बेटा, आप लोगों के कोई सवालात हैं? जी खालिद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? खालिद, आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं? नो सर, थैंक यू. अरे शुक्रिया. अच्छा, आप लोगों का मिड टर्म जो है वो मैं डाउनलोड कर रहा था, तो तकरीबन 10 के करीब मैंने पेज 10 के करीब आपके जो डाउनलोड कर लिए हैं, और इसमें अच्छा स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है. बस भाई एक दो जगहों पे जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने ना कॉपी पेस्ट किया है. जैसे एक स्टूडेंट ने कुछ अटैचमेंट लगाई हुई है लेकिन उस स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा हुआ, किसी और स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ अटैचमेंट के अंदर. और इसी तरीके से कुछ सवालात ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने, कम से कम 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट किया हुआ. तो ऐसे सवालात जिनमें जो है वो शायबा है कि चीटिंग है तो उनको थोड़ा देखा जाएगा और उसमें मार्क्स जो मिलेंगे, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल असेसमेंट है. जब आपको बताया जाता है कि ग्रुप असेसमेंट है तो फिर उसकी मार्किंग ग्रुप के हिसाब से हो. जब इंडिविजुअल असेसमेंट होती है ना तो बेटा उसमें चीटिंग नहीं होती, आप अपने अल्फाज में लिखते हैं. बहुत कम सवालात ऐसे होते हैं जैसे न्यूमेरिकल हैं. न्यूमेरिकल में तो ठीक है आंसर मिलने का चांस होता है, बाज़ दफ़ा स्टेप्स भी कॉमन होते हैं, लेकिन बाकी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं फिर कुछ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हुआ इंटरनेट से, उन्होंने अपने अल्फाज में नहीं लिखा. तो ये चीज़ें जो है ये थोड़ी सी आपको उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये किया है उनको थोड़ा सा इसका बेनिफिट नहीं होगा. तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखिएगा. अभी 10 पेपर और मैंने डाउनलोड करने हैं. क्या नमीरा मौजूद है? हाँ, नमीरा मौजूद है. नमीरा, आपसे कुछ सवालात हैं, आप क्या मौजूद हैं? अपने आवाज़ बताइएगा, सुनाइएगा ज़रा. जी नमीरा, आपका कोई सवाल है? अच्छा, नमीरा की आवाज़ नहीं आ रही हमारे पास. ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, जो कि आज का सेशन है.
और हम जो है उस सेशन में चूँकि हमने फंक्शंस पे थोड़ा आज फोकस किया है, लिहाजा इसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख पाएंगे। अरेज जो है अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन हमारा लास्ट टॉपिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अरेज हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम आपको बहुत सिंपल से छोटे छोटे प्रोजेक्ट देंगे, तकरीबन जिसका कोड जो है वो तकरीबन लेस देन 100 लाइंस तक का होगा। और इसी तरीके से आप उस कोड को लिखेंगे और उसका जो इनपुट है और आउटपुट है वो जिस तरह किताब ने अरेंज किया है बिल्कुल उसी अंदाज में आप हमें जमा करवाएंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो बहुत सिंपल से प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह ताला, आपको उसमें दुश्वारी नहीं होगी और हम हेल्प भी करेंगे। तो सबसे पहले अरेज का जो कंसेप्ट है, एक मिनट में ये माउस को बंद कर दूं क्योंकि कभी कभी ये माउस मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अरेज जो है ये थोड़ा मैथमेटिक्स से लिंक कंसेप्ट है। इसमें अगर हम देखें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेज। सबसे पहले ये जो बॉक्स थोड़ा सा कलर्ड है लेफ्ट साइड में, इसको देख लीजिए। इंटीजर स्कोर्स ये उस अरे का नाम है और 8 उसके मेंबर 8 हैं। अब इसकी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देख लें कि मेमोरी के अंदर एक 8 लोकेशंस रिजर्व हो जाएंगी जो कि इंटीजर टाइप होंगी, उनका नाम स्कोर्स होगा। स्कोर्स के आगे अगर ब्रैकेट में 0 लिखें तो ये लोकेशन होगी, अगर ब्रैकेट में 1 लिखेंगे तो ये लोकेशन होगी, अगर 2 लिखेंगे तो ये लोकेशन होगी, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। इसी तरीके से जिस तरह इंटीजर है, हम नंबर्स को रियल नंबर्स को भी प्राइमरली एक अरे की फॉर्म में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेयर का मतलब क्या है? डिफाइन करना, यानी वेरिएबल्स को डिफाइन करना। और वेरिएबल का एक नाम होता है और वेरिएबल की एक टाइप होती है डेटा टाइप, और इसके साथ साथ उसके अंदर कितने मेंबर होंगे। नंबर्स के अंदर 6 मेंबर हैं। अच्छा, सी में जो बेस है वो 0 से स्टार्ट होता है और कंप्यूटर में बेस को हमेशा टॉप पे लिखा जाता है। यानी कंप्यूटर के अंदर चूंकि लॉजिकल स्पेस होती है, फिजिकल स्पेस नहीं होती। जैसे हमारी बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकंड फ्लोर होता है। तो ग्राउंड फ्लोर यानी जमीन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में आमतौर पे जो बेस होती है वो टॉप पे होती है और टॉप से स्टार्ट करते हैं। 0 पहले स्पेस फिल हो गई, फिर नीचे 1। इसका जैसे हमारे पास एरोप्लेन में किसी ने सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि सामान जो है वो ऊपर रखते हैं। सामान से मुराद क्या है? जो हम लॉगेज है हमारा, उसको जो सीट के ऊपर जो कैबिनेट बने हुए हैं ना, ऊपर रखते हैं, टॉप पे रखते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है, जो डिफाइन हम करते हैं, जो डिक्लेरेशंस हम करते हैं, उनको हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो टॉप से देते हैं। तो 0 ये बेस होगी इसकी, और उसके बाद 0 से स्टार्ट करते हुए 6 टोटल मेंबर होंगे क्योंकि 6 लिखा हुआ है ना। और इस तरीके से सर्कल, और सर्कल के नाम से एक अलग डेटा टाइप है जिसको हम प्राइमरली फोकस नहीं कर रहे होंगे। हम इंटीजर और डब यानी ये जो रियल नंबर्स हैं इन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। अब हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे और उसमें वैल्यू कैसे डालेंगे? ओके, इंटीजर नंबर्स और इसमें 5 मेंबर हैं और इसमें वैल्यू इस तरह डालेंगे। इसके पहले वैल्यू 0 है, दूसरे मेंबर की वैल्यू 5 है, तीसरे मेंबर की वैल्यू 10 है, चौथे मेंबर की वैल्यू 15 है और पांचवें मेंबर की वैल्यू 20 है। जब ये अरे इनिशियलाइज हो जाएगी और सी लैंग्वेज जो है वो कंपाइल कर देगी प्रोग्राम को, तो मेमोरी के अंदर इसका ये व्यू बनेगा कि 0, 5, 10, 15 और 20। और अगर हम देखना चाहें कि जो है वो हमारे पास नंबर्स और जो 2 है उस पर क्या सेव है, तो आप देखिएगा
कि नंबर 2 पे इस वक्त 10 सेव है, लेकिन अगर हम उसको 67 लिख के एंटर करेंगे तो वो रिप्लेस कर देगा, उस 10 को रिप्लेस कर देगा विद 67। और इसी तरीके से ये तो एक स्टोर करने का या चेंज करने का तरीका है, लेकिन अगर किसी वैल्यू को रिट्रीव करना है, रिट्रीव का मतलब है कि वहां से पढ़ना है, कॉपी करना है एक्स के अंदर, तो एक्स के अंदर कॉपी किया, नंबर 3 पे 15 लिखा हुआ है, तो एक्स के अंदर 15 जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी अरे को डिफाइन कर सकते हैं, अरे के मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, उसके बाद उन वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं और उन वैल्यूज को पढ़ सकते हैं ताकि हम उनको प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, ये छोटा सा प्रोग्राम है, इस पे हम आज का टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें फिर अरेज जो है इसके हम बाकी मांदा जो कंसेप्ट्स हैं उनको सीख लेंगे। देखिए, इस प्रोग्राम में हम चलते हैं तो एक इंटीजर अरे नंबर्स के नाम से है और इसके अंदर 5 मेंबर्स हैं और एक वेरिएबल है सम और उसको इनिशियलाइज किया गया 0 के साथ। फिर सबसे पहले एंटर 5 नंबर्स, 5 नंबर जो है वो एंटर कर दीजिए और स्पेस के साथ एंटर करने होंगे। ओके, इसके बाद एक लूप चलेगा फॉर इंटीजर i 0 से लेके 4 तक, यानी 0 1 2 3 4, और स्टोर द नंबर्स इन द अरे। जैसे 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 पहले नंबर आएगा तो उसको 1 में सेव करें, दूसरे नंबर को 1 में, तीसरे नंबर को 2 में, 3 में और 4 में, इस तरह सेव करके और साथ साथ उसको सम करती चलिए। ये जो फॉर लूप है ये सम करता चला जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। इसको सी लैंग्वेज में शॉर्ट में ये लिखते हैं, जब लिखा हुआ सम प्लस इज इक्वल टू, ये वाली असाइनमेंट हो, इससे मुराद है सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर्स। तो पहले एक वैल्यू ऐड होगी, फिर दूसरी वैल्यू ऐड होगी, फिर तीसरी वैल्यू ऐड होगी, इस तरह पांचों नंबर आपस में अरे में ऐड हो जाएंगे और फिर वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो 5 नंबर्स वो मांगेगा। हमने यहाँ सैंपल के तौर पे 100, 200, 300, 400 और 500 लिख के एंटर किया है, तो वो इन तमाम नंबर्स को ऐड करके उसका सम हमें डिस्प्ले कर देगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से अरेज को यूज किया जाता है। ये कोई प्रोग्रामिंग की एक अच्छी एग्जांपल तो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को सीखने के लिए एक एग्जांपल। तो ये हमेशा ये याद रखिए, जब भी आप किसी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को देखें और उसको समझें तो उसमें ये जरूर चेक कर लें कि क्या ये समझने के पर्सपेक्टिव में बनाया गया है या कि जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव में बनाया गया है। क्योंकि समझने के पर्सपेक्टिव में आमतौर पे जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं और बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज का हम सेशन जो है उसको कंप्लीट करते हैं। बच्चों, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछिए। जी अलीजा, आपके ज़हन में कोई सवाल है? अरीशा, आपके ज़हन में कोई सवाल है? नो सर। थैंक यू। अलीजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। थैंक यू बेटा। बाजिला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बाजी काशिफ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? फातिमा, आपके ज़हन में कोई सवाल है? सर। खालिद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। थैंक यू बेटा। माहम, आपके ज़हन में कोई सवाल है? जी बिलाल, आपकी आवाज नहीं सुनी हमने। नो सर। थैंक यू बेटा। नमीरा, आपके ज़हन में कोई सवाल है? नो सर।
ओके, थैंक यू। अच्छा नमीरा, आपसे हमारा एक और सवाल भी था कि हमारे 2 स्टूडेंट जो हैं ये जो 2 स्टूडेंट हैं, एक शावेज खान है और एक मोहम्मद उस्मान खान है। इन 2 स्टूडेंट से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। क्या ये स्टूडेंट आपकी क्लास में मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। नो सर, ये दोनों हमारी क्लास के नहीं हैं ओके, थैंक यू बेटा। और हमें इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा माज हाशमी जो हैं, इनके हमारे पास कोई ईमेल भी नहीं है और ना ही इन्होंने जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो जमा करवाए हैं। अभी तक हमने 10 तकरीबन उनका देखा है और उसमें जो है वो सबका ओके स्टेटस है। तो मास से मैंने राब्ता करना है। मास, जी सर, मैं मास को बोल दूंगी। मास हमारी क्लास में, उन्होंने क्लासेस भी अटेंड करी थी, तो मैं उनको बता दूंगी। आप रिपीट करेंगे जरा, आवाज नहीं आई थी। सर मास हमारी क्लास के ही हैं, उन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी अटेंड करी थी। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर इनसे राब्ता नहीं हुआ। चले, हम इनका नंबर इंशाल्लाह देख लेंगे। ओके सर, आई विल गिव यू। चले, बहुत शुक्रिया। अब एक इनके बाद जो है वो उमैमा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? नो सर। चलो, थैंक यू बेटा। तो इसके बाद जो है वो वलीद हैं। वलीद हैदर, आप बताइए, कोई आपके जहन में सवाल है? ओके, ये 2644 कौन है? इनके नाम नहीं लिखा हुआ लिहाजा, लेकिन बहरहाल अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। अच्छा, आपका माइक कॉन्फ़िगर नहीं है। 2644 ओके बेटा, एनी लास्ट क्वेश्चन? हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।